नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार और स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको पता ही है कि हमारी जो ये हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम 8वें पेपर के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद में इसी पेपर का एक पार्ट और आएगा जिसमें गणित व रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करेंगे। तो इन 30 क्वेश्चनों में से यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 20 का टारगेट होना चाहिए। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 30 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन गरम दल के नेता नहीं थे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि गरम दल क्या था। तो गरम दल 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन, और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। और सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। तो गरम दल के नेता कौन कौन थे? गरम दल के नेताओं को जाना जाता लाल बाल पाल के नाम से। ठीक है, लाल बाल पाल का मतलब क्या हो जाएगा? लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक कौन थे? गरम दल के नेता थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? गोपाल कृष्ण गोखले कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। और गरम दल और नरम दल पुनः एक जगह कब हुए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की यदि बात करें तो वो की थी अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। और 1916 का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गरम दल, नरम दल, इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी एक जगह भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा, PV सिंधु या एन सिक्की रेड्डी। ठीक है, तो कौन थी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, PV सिंधु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1873 में। 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। और जिसके संस्थापक कौन थे, किसने की थी? ये तो ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किन्हें नहीं होगा, किन्हें 1939 के प्रसिद्ध त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, इसके अलावा 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, इन दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी तैयार की थी। और उस पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और सुभाष चंद्र बोस ने ही 1943 में आज़ाद हिंद फौज को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किया और आज़ाद हिंद फौज को प्रसिद्धि दिलवाई थी। परंतु यदि वास्तविक आज़ाद हिंद फौज के गठन की बात करें तो वो 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह मलाया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि बात करें आगरा के किले की मोती मस्जिद की निर्माण की तो वो करवाई थी शाहजहां ने। परंतु दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और शाहजहां को मुगल काल में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता, शाहजहां के काल को। परंतु ध्यान रहे, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता? मुगल चित्रकला के का स्वर्ण काल कहा जाता जहांगीर के काल को। यहाँ पे शाह आलम द्वितीय है, तो शाह आलम द्वितीय 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, 1764 का बक्सर का युद्ध था, उस समय अवध और बंगाल के नवाब के साथ कौन थे? शाह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार कितनी स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है जो आपातकाल के समय निलंबित हो जाती है। उसमें कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? तो वो 6 स्वतंत्रताएं हैं। भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, इसके अलावा भ्रमण की स्वतंत्रता होती है, निवास की स्वतंत्रता होती है, और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। ये एक भारतीय नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है जो संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित है, जो कि किस में शामिल है? भाग 3 के मौलिक अधिकारों में शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति होती है किस प्रकार होती है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवोचित एवं उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर, प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त आजीविका साधनों का अधिकार देकर, प्रत्येक नागरिकों को समान मूलभूत अधिकार देकर या बिना लिंग भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन देकर। तो इसकी पूर्ति, इस उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार होगी? इस उद्देश्य की पूर्ति होगी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य की परिस्थिति उपलब्ध करवाकर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 11 जुलाई, 4 अक्टूबर या 10 दिसंबर। तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस या हम कह सकते हैं कि धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के संगठन का हिस्सा नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानूनी एवं न्याय मंत्री, कमेटी द्वारा मनोनीत 4 विख्यात सदस्य। तो जो कमेटी द्वारा 4 मनोनीत सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के सदस्य हिस्सा नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बनी मतलब प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? ठीक है, निर्मला सीतारमण, उमा भारती, प्रियंका गांधी या सुषमा स्वराज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण के पास में वर्तमान में कौन सा पद है? तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है। और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री की बात आए तो वो राजनाथ सिंह है। यहाँ पे सुषमा स्वराज ऑप्शन में दिया गया, तो सुषमा स्वराज भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी ओडिशा, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से किस भारतीय राज्य में वन का कुल दायरा सबसे कम है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा या केरल। तो बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सबसे कम वन का दायरा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सांबर झील राजस्थान के किस जिले में सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक की बात करें तो वो जयपुर के सबसे नजदीक है। वैसे बात करें सांबर झील राजस्थान के कुल 4 जिलों में विस्तृत है। वैसे 3 जिलों की सीमाएं लगती है और एक जिला सीकर जिला नदियों के माध्यम से जुड़ता है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों की सीमाओं पर स्थित है सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका का विशाल ओलिव रिडले टर्टल का एक विख्यात निवास स्थल बन चुका है? तो कौन से राज्य का समुद्री तट है? वो ओडिशा का समुद्री तट है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया कि इनमें से कौन टॉप स्लिप के रूप में जाना जाता है? टॉप स्लिप के रूप में कौन सा जाना जाता है? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, मंजीरा वन्य प्राणी अभ्यारण्य या इंदिरा गांधी वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो टॉप स्लिप के रूप में कौन जाना जाता है? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि पायरिया की बीमारी या मसूड़े से संबंधित, हृदय से संबंधित, फेफड़े या नाक। तो पायरिया बीमारी किससे संबंधित है? मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। पायरिया मसूड़ों में होती है। इसके अलावा मसूड़ों में खून आने से संबंधित एक और बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं। क्या होती है वो? स्कर्वी होती है। और स्कर्वी किसके कारण होती है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन, प्रोपेन, एथेन या ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होगा? प्रोपेन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इनमें से क्या वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? रबड़ का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग, पेट्रोल का जलना या उपयुक्त सभी। देखिए रबड़ जलाएंगे तो क्या होगा? प्रदूषण होगा, बिल्कुल होगा। पेट्रोल के जलने से भी प्रदूषण होता है, परंतु सौर ऊर्जा के प्रयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? दवाइयों में, नमक में, कांच में या रासायनिक खाद में। तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः रासायनिक खाद बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। गैल्वेनिकृत लोहे में किसकी पतली परत होती है? तांबा, टिन, जस्ता या एल्यूमिनियम। तो गैल्वेनिकृत लोहे में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और ये जस्ते की परत चढ़ाए जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यह शब्द लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का।
निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है? फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम। तो कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है? इनमें से ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। न्यूमेरोलॉजी से संबंधित है, किससे संबंधित है? अंकों के अध्ययन से, नापतोल के अध्ययन से, पक्षियों के अध्ययन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूमेरोलॉजी अंकों के अध्ययन से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में पक्षियों का अध्ययन दिया गया है, तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी आया था। दवाइयाँ, नमक, कांच या रासायनिक खाद। तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें होता है? रासायनिक खाद में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेफोमीटर से क्या मापी जाती है? बादलों की गति एवं दिशा, वायु का वेग, ध्वनि तरंगे या ये सभी मापे जाते हैं? तो नेफोमीटर से मापा जाता है आपके बादलों की गति और दिशा को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, ठीक है, मैनोमीटर दाब मापने का काम आता है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता। ये सिस्मोमीटर नहीं होता है, सिस्मोग्राफ होता है। और भूकंप मापने के स्केल को क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल कहा जाता है। और भूकंप मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। भूकंप की तीव्रता के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ का हृदय की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंतरिक दहन इंजन के लिए कार्बोरेटर का, और मैनोमीटर का प्रयोग दाब के लिए किया जाता है। वीडियो टेप का आविष्कार किया था, किसने किया था? रिचर्ड जेम्स ने, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने, पीटी फंसवर्थ ने या जॉर्जेस द मेस्ट्रोल ने। तो किसने किया था वीडियो टेप का आविष्कार? वीडियो टेप का आविष्कार किया था आपका चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट दिया गया कि जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। तो क्या होता है जहाजों में समय मापने के लिए? क्रोनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बॉल पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? ई टोरिसेली ने, के मैकमिलन, सी हंगरियंस या एल बीरो ने। तो किसने किया था बॉल पॉइंट का आविष्कार? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार एल बीरो ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। किलोग्राम को मापने का मात्रक क्या होता है? केजी, केपी, केओ या केएल। तो किलोग्राम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? केजी का प्रयोग करते हैं। केजी का मतलब किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, या फिर डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो किस में किया जाता है रेक्टिफायर का प्रयोग? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसी पेपर के गणित और रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चन, और इस प्रकार 50 प्रश्नों के बाद में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में आगे के पेपर करेंगे। और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स रोजाना डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।